हमारे देश में सत्ता पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त फ्री की रेवड़ियां बांटने का ऐलान करती हैं, फिर सत्ता मिलने के बाद फ्री की स्कीम दी जाती है। ऐसा देश की सभी पार्टियां वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए करा करती हैं। फ्री में बिजली, पानी, गैस पर सब्सिडी, ऐसी कई स्कीम खत्म ही नहीं हो रही हैं। नतीजा क्या होता है कि देश के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्कीमों पर जा रहा है और कोई भी सरकार एक बार ऐसी योजना शुरू कर देती है तो चलता ही चला जाता है, क्योंकि बंद करने की हिम्मत किसी में नहीं है। चलता ही जाता है, ये सिलसिला चलता ही जाता है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करती रहती हैं और ऐसे में देश के जरूरी विकास का पैसा फ्री की रेवड़ी में बंट जा रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फ्री स्कीम पर एक बड़ी लकीर खींच दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आप फ्री खाना, फ्री बिजली, फ्री साइकिल देकर शुरुआत करते हैं तो आप किस तरह का कल्चर बना रहे हैं। चीफ जस्टिस की बड़ी बड़ी टिप्पणियां जो फ्री की योजनाओं को लेकर हैं, मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसी नीतियां देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। जब राज्य राजस्व घाटे में है तो फिर भी ये सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस तरह की फिजूल खर्ची से विकास के लिए कोई संसाधन नहीं बचता। सालाना जो राजस्व इकट्ठा किया जाता है उसका 25% विकास कार्यों में क्यों नहीं लगाया जा सकता। राज्यों को रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मुफ्त योजनाओं में लिप्त होने के बजाय सरकारों को नौकरी निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राज्यों को बताना चाहिए कि ये मुफ्त सुविधाएं कैसे वित्त पोषित की जाएंगी। क्या ये टैक्स का पैसा नहीं है जो आम जनता से लिया जाता है? अगर ऐसा है तो ये प्रवृत्ति कब तक चलती रहेगी? ये एक गंभीर सवाल है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुफ्त के चुनावी वादे पर हमेशा रेवड़ी वर्सेस वेलफेयर की बहस भी खड़ी होती है। हालांकि कोर्ट ने माना कि राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन क्या ये सुविधाएं सही लोगों तक पहुंच रही हैं और जिन्हें ये सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी कोई समय सीमा तय होनी चाहिए या नहीं? आरोप ये लगते हैं कि चुनाव जैसे ही आता है ऐसे स्कीम शुरू कर दी जाती है, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो अभी अभी संपन्न हुआ बिहार का चुनाव हो, चाहे दिल्ली में हुआ चुनाव हो। ये मुद्दा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकडाउन किया। मैं ये भी बता दूं कि अभी इस पर सीधा फैसला आना बाकी है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फ्री की रेवड़ी पर राजनीतिक दलों को आईना दिखा दिया? ये सवाल आज पब्लिक का है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा गया था, चाहे उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ तमिलनाडु की स्थिति नहीं है, बल्कि पूरे देश में यही समस्या है। अब वक्त आ गया है कि सभी क्षेत्रों में फिजूल खर्ची को कंट्रोल किया जाए ताकि विकास के लिए पर्याप्त संसाधन बच जाएं। याद कीजिए, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने वादा किया कि वो हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये संभव था? उसी दौरान एनडीए की तरफ से 10-10 हजार रुपए दिए जाने पर सवाल उठा। ठीक ऐसा ही दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी तब बीजेपी ऐसे सवाल बिजली पानी पर फ्री होने पर उठाती थी। बाद में बीजेपी जब चुनाव जीत गई तो आम आदमी पार्टी ने ऐसे आरोप बीजेपी पर लगाने शुरू कर दिए। और याद करें, जब राहुल गांधी ने पूरे देश में खटाखट 1 लाख रुपए वाला वादा किया था, जबकि नौबत ये आ गई थी कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अब दोबारा से टॉयलेट टैक्स तक लगाना पड़ा। नौकरियां करने वाले सरकारी बाबुओं को, वर्कर्स को आमदनी देनी मुश्किल हो गई थी, उनकी सैलरी देनी मुश्किल हो गई थी।
बिहार में नीतीश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, लगभग सभी चुनावों में सभी पार्टियों ने ऐसे वादे किए। मुफ्त के चुनावी वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से नई बहस छिड़ गई है। ये बहस इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मुफ्त की योजनाओं को लेकर पड़ने वाले वित्तीय बोझ से खुद इसका वादा करने वाले राजनीतिक दल परेशान हैं, लेकिन सब के सब इसकी अंधी दौड़ में शामिल भी हैं, थोड़ा कम या कोई थोड़ा ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर सियासी पार्टियों का क्या कहना है, आइए सुनिए। फ्रीबीज कई जगह जरूरी भी है, ऐसा नहीं है। सोशल सिक्योरिटी की जरूरत बहुत सी जगह बहुत से लोगों को है, गरीब लोगों को है, उनको मिलनी भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जहां जहां है, या जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा, वहां इलेक्शन के टाइम पे डायरेक्ट बेनिफिट देना और इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं वो नहीं होना चाहिए। जैसे बिहार में तो चलते चुनाव में पैसे डाल रहे थे। Obviously, they have also looked at the union budget of this year, and there is no reflection as to how unemployment will be tackled and what is the general economic situation where there is so much of food inflation, there is market inflation, there is consumer inflation. So they are concerned. You see, when you have 80 crore Indians getting rations free, then there is something to look at. So this is a general observation. There is no particular state that they have indicated. लोभ लालच देना, किसी तरह से पैसा बांटना, इसे मैं खराब मानता हूं। लेकिन समाज के कमजोर वर्गों को उनके उत्थान के लिए, उनको बराबरी पर लेकर आने के लिए यदि सरकार आर्थिक रूप से उनकी मदद करती है, बेटियों का विवाह करती है, तो मैं इसे गलत नहीं मानता। अपनी अपनी परिभाषा सबकी हो सकती है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने यदि कोई निर्देश दिया है तो हम भी चाहेंगे सरकारें इन पर गंभीरता से विचार करें। वोटरों से मुफ्त का वादा सरकारी खजाने के लिए मुफ्त का सौदा नहीं होता। ये घुमा फिरा कर टैक्स पेयर से ही वसूला जाता है या वित्तीय संकट के तौर पर सामने आ जाता है और फिर राज्य कर्ज में डूब जाते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। तमिलनाडु का कर्ज 2024 में लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया और अनुमान है कि 31 मार्च 2026 को यह 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश 9 लाख करोड़, महाराष्ट्र लगभग 9.5 लाख करोड़, बंगाल 8 लाख करोड़ से ज्यादा, पंजाब 3.5 लाख करोड़ तक कर्ज में डूबा हुआ है। 2025-26 में हिमाचल प्रदेश का कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त वाली स्कीम पर पहली टिप्पणी की है। इससे पहले 12 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव के वक्त फ्रीबीज का ऐलान गलत है। ऐसा करके आप परिजीवियों की जमात खड़ा कर रहे हैं। 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि ऐसे कब तक मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही। लेकिन कोर्ट की इस टिप्पणी का असर क्या हुआ? अभी भी देश के कई राज्यों में फ्री की स्कीम चल रही है, बल्कि हर चुनाव में नई स्कीमें आती हैं और राजस्व घाटा चाहे बढ़ता चला जाए, कोई सोच नहीं रहा। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखती हूं। दिल्ली में हर महीने लगभग 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली है, पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त है और झारखंड में 125 यूनिट मुफ्त बिजली है। राजस्थान में चयनित परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हिमाचल में फिर 125 यूनिट तक मुफ्त है। बिहार में नई सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब में किसानों के लिए बिजली मुफ्त कृषि उपयोग के रूप में दी जाती है। इसी तरह दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, पानी मुफ्त योजना, हर तरह की योजना चल रही है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता, मेधावी लड़कियां हो या फिर बच्चे हों उन्हें स्कूटी मुफ्त। तमिलनाडु की महिलाओं को मासिक सहायता और सार्वजनिक परिवहन में अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सिलसिला हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में हर तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर सरकार इन योजनाओं को चलाती है तो फिर इसका पैसा आता कहां से है? अगर सारा पैसा फ्री की योजनाओं में चला जाएगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा?
ये देश की विकास की योजनाएं होंगी या फिर देश में सिर्फ फ्रीबीज ही चलेंगी, नौकरियां कहां से आएंगी? ये सवाल आज पब्लिक भी पूछ रही है। मुफ्त के चुनावी वादे देश के विकास में रोड़ा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या राजनीतिक दलों के लिए अलार्म बेल है? सवाल नंबर 2, क्या राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता के लिए मुफ्त का वादा करते हैं या सशक्तिकरण की दलील में कोई दम है? सारी पार्टियां अगर मुफ्त का वादा कर रही हैं तो मुफ्त स्कीम की होड़ कैसे रुकेगी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी, राजीव रंजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के, प्रियंका कक्कड़ जी चीफ नेशनल स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी की, अब्बास हैदर साहब है नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के, तौसीफ अहमद भाई हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता को जाता है। और रत्नाकर त्रिपाठी जी, मेरा पहला सवाल यही है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि कोई एक पार्टी ऐसा करती है, मैं सवाल ये पूछ रही हूं कि अगर सब पार्टियां ऐसा करेंगी तो ये होड़ कब रुकेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट की आज की हिदायत पार्टियों के लिए एक अलार्म बेल है? क्योंकि टैक्स पेयर कम से कम होते चले जा रहे हैं और स्कीमें ज्यादा से ज्यादा। आप देख चुके हैं, मैंने दिखाया आपको कि हर राज्य पर किस तरह का राजस्व घाटा और लोन्स है। ये कब तक चलेगा? नहीं, आपने हर राज्य पे नहीं दिखाया। आपने ये नहीं दिखाया कि महाराष्ट्र 10 लाख करोड़ के लोन पे है, उत्तर प्रदेश 9.25 लाख करोड़ के लोन पे है, दिखाया मैंने, मध्य प्रदेश 8 लाख करोड़ के लोन पे, ये आपने नहीं बताया। आप सिलेक्टिव थी। दूसरी बात, टैक्स पेयर तो मैडम सब होता है। आप अगर आईटीआर को ही टैक्स मानती हैं, इनकम टैक्स रेवेन्यू जमा करने की, तो बात दूसरी है। हमारे मोहल्ले में जो काम करती है, जब वो किताब खरीदती है, दाल खरीदती है, चावल खरीदती है, आटा खरीदती है, कपड़ा खरीदती है, सब पे वो टैक्स देती है। केंद्र सरकार खुद 255 लाख करोड़ के कर्ज पे है। तो आप जिस समय कहते हैं, अभी 9 दिसंबर 2024 को इन्हीं जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा था, इनकी बेंच ने, कि आप राशन फ्री में क्यों दे रहे हैं? केंद्र सरकार ने कहा था, हम 81 करोड़ लोग को दे रहे हैं, तो उन्होंने ये टिप्पणी की थी। आपकी बात एकदम जायज है मैडम। मैं इस बात को मानता हूं कि जिन्हें हम मुफ्त रेवड़ी बोलते हैं वो नहीं देनी चाहिए। और सवाल ये भी है कि ये चुनाव के समय ही क्यों आती हैं। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि चुनाव के समय में जब कोई पिटीशन गई, अगर कोर्ट ने कहा, कोर्ट इस बात को बोले, जैसे कोर्ट ने कहा ना, आप ही की बात में सुन रहा था कि राजस्व का 25% विकास में खर्च करे, कोर्ट इस बात को निर्देशित कर दे। हमारे यहां संविधान के अंदर जो वेलफेयर स्टेट की धारणा है, उसमें मैडम कोई कैपिंग नहीं है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं इस समय, उसमें कोई कैपिंग नहीं है। कहां आप देंगे, कैसे देंगे, क्यों देंगे, ये कहीं कैपिंग नहीं है। 2 लाख का लोन 10,000 रुपया सीड मनी के रूप में बांटा गया बिहार में, लेकिन ये बताया नहीं गया कि सीड मनी लोन लेके वर्ल्ड बैंक का जो लोन है उससे 10,000 रुपया सबको ट्रांसफर किया गया। अब अगर हमको रोकना है इस बात को, तो निश्चित तौर पे शेयर को भी देखना होगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, कोई भी सरकार रहे सत्ता में, उनके रेवेन्यू जनरेशन को भी देखना होगा, और उसके बाद साझी तरीके से हमको रोजगार पैदा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी तो कर दी, कई साल से कर रहा है, 2 टिप्पणियां तो मैंने ही बता दी आपको, लेकिन इसका रास्ता क्या है ये भी तो उनको बताना पड़ेगा थोड़ा। राजनीतिक दल बहुत मजबूर होते हैं मैडम, ये आप भी जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं। हम नहीं बोलेंगे, सामने वाला बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को ही कह दे, सुप्रीम कोर्ट यही कह दे कि 3 क्वार्टर पहले किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं हो, 9 महीने पहले चीजें रुक जाएंगी, सही जाएंगी, सही तरीके से आएंगी। मेरा मानना है उसमें 25 से 40% कैप लग जाएगा 9 महीने पहले से कह दे। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं है, उंगली उठा दी सुप्रीम कोर्ट ने, बता दिया, हम डिबेट करने बैठ गए। लेकिन इसका मूल जहां पे है वो भुखमरी में है, वो गरीबी में है। तो आप जब तक समस्याएं हैं, लेकिन आपने जो मूल बात कही कि पार्टियां बहुत, राजनीतिक पार्टियां बहुत मजबूर हैं। अब मैं शिवम त्यागी आपसे पूछूंगी,
ये तो सही है कि किसी एक पार्टी, वैसे रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैंने ग्राफिक्स में सारे स्टेट्स डाले थे, एक एक को पढ़ा नहीं था, लेकिन आपकी ऑब्जेक्शन है इसीलिए सिर्फ क्लियर कर रही हूं कि ग्राफिक्स में सब स्टेट्स का था। कुछ मैंने पढ़े क्योंकि तमिलनाडु का केस था आज, इसीलिए तमिलनाडु पढ़ा। सिर्फ बता रही हूं कि ग्राफिक्स में वो चल रहा है। लेकिन शिवम त्यागी जी, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि कोई पार्टी इस पर पहल नहीं करती। हर पार्टी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट तय कर दे, फिर कहेंगे कि ये जुडिशरी का इंटरफियरेंस है एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि ये फैसले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के होते हैं, अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि बिहार में जो हुआ वो सबने देखा। मुझे लगता है रत्नाकर जी की बात में दम है कि 9 महीने पहले किसी चुनाव से ये रेवड़ियां नहीं देनी चाहिए। भाई पार्टियां भी कुछ करेंगी या नहीं करेंगी, या ये फ्रीबीज और ये जो रिश्वत का रिश्ता है वोटों के लिए, ये चलता ही रहेगा? देखिए नाविका जी, मुझे लगता है कि इस देश में सोशल वेलफेयर की बहुत जरूरत है और कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, जिसको अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर सीजेआई ने यह कहा भी है कि हाँ, जरूरतमंदों की जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की, लेकिन हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको कितना बेहतर किया जा सकता है उसके लिए कलेक्टिव प्रयास होना चाहिए, और उस प्रयास में मैं मानता हूं केंद्र और राज्य सरकार सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन रत्नाकर जी ने जो कुछ फैक्ट्स रखे और वो आए बाएं साएं बताकर और आपको गलत बताकर चुपचाप निकल गए, उन्होंने शायद देखा नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर जो सरकार पर है उसका कर्ज का ब्यौरा दे दिया। कर्ज का ब्यौरा तो दे दिया, लेकिन हमें सरकार कैसी मिली थी और हमें सरकार कैसी चला रहे हैं उस पर भी बता देना चाहिए था। 2014 में इस देश का फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा 4.5% था, जो आज 2026 में घटकर 4.4% है, कम ही है। अब कर्ज पर भी आ जाते हैं। 2013 में भारत की जीडीपी थी 1.6 ट्रिलियन और कर्ज था 35 लाख करोड़ का, जो कि जीडीपी का 23.3% था। और आज भारत की जीडीपी है 4.27 ट्रिलियन और कर्ज है 63 लाख करोड़, जो कि टोटल है 19%। यानी कि जब भी आप कर्ज का ब्यौरा देते हैं तो उसके पैरेलल उसका जीडीपी साइज भी बताते हैं। 1.6 ट्रिलियन आपके जमाने में, 4.27 ट्रिलियन हमारे जमाने में। कर्ज बढ़ा है लेकिन जीडीपी उससे 3 गुना रफ्तार से बढ़ी है, जो कि पहले 23% कर्ज था, अब 19 पर। आगे आ जाते हैं। इस देश में क्लासिक एग्जांपल राज्यों में कुछ और है कि फिस्कल हेल्थ कैसी है लोगों की। आपने पंजाब का भी नहीं बताया, लेकिन रत्नाकर जी को उसका दर्द नहीं हुआ है। वो पंजाब लौटा एक ऐसा राज्य है जिसका राजकोषीय घाटा तो 4 है ही है, फिस्कल डेफिसिट तो, और जीडीपी का 44% लोन है। अरविंद केजरीवाल रोज आकर कहते थे, अरे 20-25 हजार करोड़ रुपए रेते की चोरी बचाकर रोक दूंगा। क्या कर रहे हैं सबको पता है। आज भी स्थिति देख लीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को। पश्चिम बंगाल 37% जीडीपी का लोन है उन पर भाई। इसके अलावा केरला की अगर मैं बात करूं 34% लोन है। कर्नाटका पर आ जाइए, इसके अलावा तमिलनाडु पर आ जाइए। अब आपने कहा, मैंने सोचा कि भाई आप हमारे राज्य बताएंगे तो मैं उन पर भी आ जाता हूं। जब उत्तर प्रदेश पर कर्ज की सीमा बताते हो तो उसकी जीडीपी भी कृपया करके बताया करें। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2013 में अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख करोड़ थी और आज 2025 में 30 लाख करोड़ है। हमारे ऊपर जो कर्ज है वो 6.6 लाख करोड़ का है, जो टोटलिटी का 32% है। बाप, सब बही बाकियों के राज्यों से फिस्कल डेफिसिट लेकर बैठ गए हैं, सब बही खाता लेकर बैठ गए हैं। मैं प्रिंसिपल की बात कर रही हूं और प्रियंका कक्कड़ जी, मैं प्रिंसिपल पर आती हूं। प्रिंसिपल ये है, ये कंपटीशन नहीं है कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट है तो ऐसा करती है, बीजेपी रूल्ड स्टेट है तो ऐसा करती है। ये प्रिंसिपल की बात है कि क्या ये देश हमारा है और क्या ये देश अफोर्ड कर सकता है। मैं पूछ रही हूं प्रियंका कक्कड़ जी कि क्या सभी राजनीतिक दलों को इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं? नंबर 1, वेलफेयर की जरूरत है, गरीबों को कुछ देने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, ये बिल्कुल वाजिब नियत है। लेकिन कब तक और कितनों को, और मतलब उसको रिविजिट करना है कि नहीं कि ये ताउम्र चलती रहेगी और टैक्स बेस आपका बढ़ेगा नहीं और सिर्फ फ्रीबी हर चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल करेगा, तो फिर देश कैसे चलेगा? नौकरियां कहां से आएंगी? विकास कहां से होगा? ये सवाल अब अगली पीढ़ी के लिए भी कोई पूछेगा या नहीं?
नविका जी 2 मिनट प्लीज बेयर विद मी। आप देखिए कि ये सवाल उठा क्यों, क्योंकि भाजपा का एक नेता फिर से पिटीशन डाल देता है, क्योंकि बिहार चुनाव खत्म हो गए, इलेक्शन कोड के बीच में इन्होंने 10,000 रुपए सबको बांटा था, अब ये नहीं बांट सकते, इनको अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करने। दिल्ली में इन्होंने 2500 प्रति महिला का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं करना, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ऐसे उठा के बता रहे। नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पलट देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली सरकार के पास पावर होगी अफसरों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले पलट देता है, ये वो सरकार है। पहली चीज। दूसरी चीज, 2 मॉडल हैं देश में, एक है रेवड़ी मॉडल, एक है रेवड़ा मॉडल। रेवड़ी मॉडल के तहत अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान की फिजिकल प्रूडेंस की वजह से आपको दिल्ली में एक सरप्लस बजट मिला। जब वो पेंशन देते थे, जब वो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें 412 टेस्ट फ्री, जिसमें दवाइयां फ्री, ये सब फ्री देने के बाद भी एक सरप्लस बजट पेश करते थे, क्योंकि हमारा मानना है आइडियोलॉजिकली कि जनता के पैसे पर पहला अधिकार जनता का ही है, किसी और का नहीं। इनका है रेवड़ा मॉडल। अब जो मैंने आपको स्कीमें गिनाई ना, अरविंद केजरीवाल की फिजिकल प्रूडेंस, जिस वजह से दिल्ली का बजट भी पॉजिटिव में रहता था, उन सारी स्कीम्स को मिला लेंगी आप, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री स्कूल, फ्री हेल्थ, इस सब के बाद भी हमारा इस सब पे खर्चा होता था 5,335 करोड़ पर ईयर, यानी कि 5 साल में 27,000 करोड़। इधर ये क्या करते हैं, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं। आप सोचिए 16 लाख करोड़ में पूरी इंडिया की बिजली फ्री, पूरे इंडिया का पानी फ्री, पूरे इंडिया की शिक्षा फ्री हो सकती थी। पर ये इनका रेवड़ा मॉडल है जो एक सिलेक्ट लोगों को ही बेनिफिट देता है। आज मैं एक ऑक्सफैम की स्टडी पढ़ रही थी, उसमें भी ये था कि हमारे देश में नीचे का तबका, लगभग 70% नीचे का तबका है जो ज्यादा टैक्स भरता है, ज्यादा जीएसटी भरता है, इंस्टेड ऑफ द टॉप 10%, टॉप 1% जो बहुत कम टैक्स देता है। आपको याद होगा कि कैसे कॉर्पोरेट टैक्सेशन में इतना ज्यादा काट दिया मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों के लिए। तो सारे पूंजीपतियों से हम उनकी इंडस्ट्री छीन लेते हैं और सबको गरीब कर देते हैं। थैंक यू। 2 मॉडल हो सकते हैं, एक के गरीबों को ऊपर ले आओ, दूसरा कि अमीरों को नीचे ले जाओ। शिवम त्यागी जी, कौन सा मॉडल चाहिए? इकोनॉमी नहीं है ये। देखिए, मैं मानता हूं कि गरीबों को अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है और बिजनेसमैन को जो इस देश के हैं उनको भी मजबूती देने की आवश्यकता है, ताकि इस देश का फिस्कल हेल्थ अच्छा रहे। मैं मानता हूं आप दिल्ली से हार गए, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा प्रियंका जी को इतना दर्द क्यों है? आज भी दिल्ली ही चल रहा है आपके थॉट्स में। हाँ, देश की राजधानी है, लेकिन वो जो पंजाब का पुत्र पंजाब में बैठा हुआ है सालों से, वो पंजाब की बात नहीं कर रहे आप। अरे चली गई दिल्ली भाई आपसे। अब पंजाब में जो जीडीपी का 44% है, इसका क्या कर रहे हो भाई? जब हालत इतनी खराब थी और सरकार बनी थी, कहते थे हमें कोई जरूरत नहीं है केंद्र से पहली स्थिति में सैलरियां देने के लिए और सारी चीजें करने के लिए 50,000 करोड़ की मांग आ गई थी। और मैं आपके नेता के वो जो पंजाब के पुत्र वहां पर शीश महल 2 बनाकर बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं का स्टेटमेंट बना दूंगा। पैसे की कोई कमी नहीं है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा है पंजाब में। अब पंजाब का एग्जाम्पल देते नहीं बन रहा। सबसे ज्यादा फिस्कल हालत किसी की राजकोषीय घाटा, लोन, सबसे ज्यादा हालत अगर कहीं खराब है तो कहां है? जहां आप बैठे हुए हैं। करिए इसको बेहतर, अगर आपको इतना ही बेहतर करना आता है। दिल्ली में सबको पता है कि वहां पर प्रियंका जी जवाब दें, पहल कौन करेगा? मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहले जो शिवम त्यागी जी ने बिना तथ्यों के आरोप लगाए हैं, उसमें मुझे सिंपली इनको ये बताना है कि जब अकाली और बीजेपी की सरकार थी जिन्होंने पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया था, और जो कांग्रेसियों की सरकार थी उसका डेट इनहेरिट किया हमने। और थोड़ा सा अगर आंकड़े चैट जीपीटी को छोड़ के प्रॉपर्ली सीएजी की रिपोर्ट्स और बाकी सब बजट देखें तो इनको पता चलेगा कि वो डेट भी कम हुआ है हमारे। नहीं, आप बताइए। नहीं, कोई चैट जीपीटी का आंकड़ा नहीं। एक काम करते हैं, बहस कर लेते हैं। चुप रहिए, अपनी बारी पे बोलिएगा। मैं चुप हो जाऊंगा, आप मुझे अपनी बारी पे और उन्हें बोलने नहीं दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिए। डिबेट, हाँ, ऐसी मतलब खुद भाषण, खुद ज्ञान बांटेंगे ये बीजेपी वाले। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और खुद यही करते हैं। मैंने आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर पलट देते हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट की बात को ऐसे लेके डिस्कस कर रहे हैं जो इनको कोई किसी का अधिकार नहीं है। इनकी शायद रुचि नहीं होगी ये डिस्कस करने की। मान लीजिए मेरी बात प्रियंका जी, ये रुचि मेरी है, क्योंकि देश का भविष्य किसी को सोचना है तो ये जनता की मुहिम है कि भैया कुछ सोचो, कहीं ब्रेक लगाओ। तो मैं आपको ये कहती हूँ नविका जी, देखिए मुझे और मेरी पार्टी का साफ मानना है कि जनता के टैक्स पर जनता का ही अधिकार है सबसे पहला।
अब ये फ्री बस यात्रा, आपको याद है मोदी जी ने कैसे कहा था दिल्ली चुनाव से पहले कि अरे ये तो बड़ी खराब स्कीम है। अरे उससे आप अगर थोड़ी स्टडीज पढ़ लेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ विमेन का, किस तरह से हस्बैंड्स भी रात को आकर जब कहते थे चलो क्योंकि बस फ्री थी तो घुमाने ले जाते थे, किस तरह से इट हैड फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑन साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। इस तरह की स्कीम ने इनेबल किया। आप अगर विकसित देशों में आप तो घूमती है नविका जी, आप यू आर इन द 1% ऑफ द कंट्री विच हैज द अपॉर्चुनिटी टू लुक व्हाट इज हैपनिंग अब्रॉड। सो यू सी, आप अगर स्विट्जरलैंड चली जाएंगी तो वहां पर हर एक के लिए पेंशन है, राइट, यू नो दैट। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका में है, वहां पर फ्री बिजली है, वहां पर फ्री बस यात्रा हो चुकी है। यूके इज डेलिबरेटिंग फ्री बिजली करने को अरविंद केजरीवाल के करने के बाद। So these are the economic models which are इनका फ्री मॉडल यूके के ऊपर है, आप देसी ले आते हैं शिवम त्यागी, गलत बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये इधर घुमा घुमा कर बातें करने से कोई फायदा नहीं है। कोई डेटा दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। बहन ने एक भी डेटा दिया नहीं। इन्होंने कहा कि 2 मॉडल है, एक रेवड़ी मॉडल है और एक रेवड़ा मॉडल है। भाई इन मॉडल्स के मुझे बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल जरूर है। उससे कुछ लोग मुझसे ये बोलने से नाराज हो सकते हैं, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल था। एक के साथ एक फ्री चलता था, एक और बेवड़ा मॉडल है। हमारे देश के संसद में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सांसद महोदया का, उन्होंने कहा था कि कोई बराबर में आके पता नहीं कैसे कैसे क्या हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, सुबह से शाम तक यही चलता रहता है। ये देश, दिल्ली तो आपके इस बेवड़ा मॉडल से बाहर निकल गया। इसके अलावा पंजाब की जो स्थिति है, वहां पर कैसा बेवड़ा मॉडल चल रहा है, वहां की जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो सारे बताते हैं। तो आपके पास कोई मॉडल नहीं है, ना रेवड़ी ना रेवड़ा। अगर है तो सिर्फ बेवड़ा, वही मॉडल है आपके पास। आप दिल्ली में भी वही कर रहे थे, पंजाब में भी वही कर रहे हैं, आगे भी वही करेंगे। जनता इस बार पंजाब से भी आपको टाटा बाय बाय कर दे। तौसीफ खान साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है और जनता भी पूछ रही है। राहुल मिश्रा वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से क्या राजनीतिक पार्टियां फ्री की स्कीम पर रोक लगाएंगी या फिर मुफ्त रेवड़ी का सिलसिला चलता रहेगा? आपके राज्य में चुनाव है, पूछना चाहती हूं ये सवाल। विनय कुमार का कानपुर से भी सवाल है, यूपी से पूछ रहे हैं कि जरूरतमंद को स्कीम का फायदा देना तो समझ में आता है, लेकिन वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ऐसी स्कीम क्या विकास पर चोट नहीं करता? ये सवाल जनता का है। बिल्कुल, वोट बैंक सिक्योर करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह की स्कीम लाना देश के विकास को जो है धीमा करता है। आप देख लीजिए बीजेपी की दिल्ली इलेक्शन, पिछले साल के दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या लिखा उन्होंने कि हम फ्री गैस देंगे होली पर और दिवाली पर। फ्री गैस कब देंगे? होली पर, दिवाली पर, मैनिफेस्टो में लिखा। तो चुनाव जीतना, वोट बैंक को सिक्योर करना, बीजेपी जो कि देश के मैक्सिमम स्टेट्स पे राज कर रही है, उसको कौन समझाए? वो क्यों इस बात से पीछे हटे? वो तो बिहार चुनाव में इतने सस्ते में इलेक्शन जीत गई। 14,000 करोड़ रुपया जो कि वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, बीजेपी के पॉकेट से नहीं जा रहा। हालांकि बीजेपी के पास इतना पैसा है कि वो बांट सके। वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ पैसा को, फंड को उसने डाइवर्ट कर दिया 10,000 रुपए करके महिलाओं को। चुनाव के वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसी पार्टी, ऐसी बेशरम पार्टी, और प्रधानमंत्री हमारे जो है इस पे मौन बन जाते हैं। प्रधानमंत्री को ये सारा कुछ दिखता ही नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री लंबी लंबी भाषण करने लगते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पे वो कभी नहीं बोलेंगे। क्या उन्होंने कंडेम किया कि दिल्ली इलेक्शन के मैनिफेस्टो से इस बात को हटा दो? क्यों होली और दिवाली का आप नाम लेकर के बोलोगे कि हम फ्री का गैस कनेक्शन देंगे? उन्होंने कोई कंडेम नहीं किया। होली दिवाली से इतनी टेंशन क्यों हो गई है आपको? जवाब दिया तौसीफ भाई, होली दिवाली से टेंशन हो गई। मैं तो कह रही हूँ कभी भी नहीं देना चाहिए, लेकिन ये होली दिवाली पर आप बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, मेरा सवाल ये है कि बिहार में जो आपने किया, ये अब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, और बाकी पार्टियां आपसे सवाल पूछ रही हैं। अब इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। अगर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान आप ये पैसे 10,000 रुपए देंगे और उसके बाद देश को ज्ञान भी देंगे, तो लोग सवाल तो पूछेंगे ना। देखिए, जनता सबसे बड़ी निर्णायक है और जनता ने जनादेश दे दिया है। देखिए, 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, जिनको पैसे मिले हैं वो जीविका दीदियां हैं। जीविका का जो मॉडल है
2006 से आज तक उन्होंने जो काम किए 57,000 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है पिछले वित्तीय वर्ष में, और ये इस वर्ष जब आकलन होगा तो ये और बढ़ा हुआ मिलेगा। पहले से भी जो जीविका अपने साथ जुड़े महिलाओं को कई बार 48 घंटे में 15,000 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता वो देते रहे हैं। इस बार जिनको पैसे मिले, प्रक्रिया पर भी मैं आऊंगा, जो पैसे मिले वो योजना की निरंतरता है, कोई फ्रीबीज नहीं है, इसको मुफ्त की रेवड़ी नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि हम उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे, उन्हें 5 चरणों में जो अगले 2 लाख रुपए दिए जाने हैं वो भी उन्हें मिलेंगे। हर चरण में जो उनके लिए एक निर्धारित योग्यता हासिल करनी है उसको वो हासिल करेंगे, और अगले चरण में जो उनको राशि मिलनी है वो मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं कि पंख लगने जा रहे हैं। महिलाएं कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करती हैं। आप बिहार में आपका नेटवर्क बहुत ही बड़ा है, जमीनी सर्वे कराइए कि जिन महिलाओं को पैसे मिले वो फ्रीबीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या जीवन की बेहतरी के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको ये याद चुनाव से पहले क्यों आती है? पहले क्यों नहीं आती? ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये रिश्वत दे रहे हैं आप वोट लेने के लिए। क्यों अब्बास हैदर? मेरा सवाल ये है और जनता का सवाल ये है कि वेलफेयर के लिए आप नीचे के तबके के लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं, ये सही है, हर देश में ये वेलफेयर होना चाहिए, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भी तो होनी चाहिए कि भाई कितने साल ये चलेगा। अब जब किस लेवल तक लेकर आएंगे? लोगों को रोजगार देना है या फ्री का सामान दे देकर सबको घर बैठा देना है कि आगे वो जाकर नौकरी करना चाहे भी तो कर ना पाए? ये कैसा देश हम बना रहे हैं? बिल्कुल नाविका जी, आपने जो बात कही है मूलतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसी बात की ओर इशारा किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जहां एक ओर इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि जिस प्रकार से सरकारें चुनाव से ऐन पहले डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर रही हैं वोटर्स के अकाउंट में, तो उसमें 2 विषय हैं। पहला विषय तो फ्रीबी का आता है, दूसरा विषय चुनाव को प्रभावित करने का है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने नाम ला लेकर के उदाहरण भी दिया है कि हालिया जो विधानसभा चुनाव हुए उनका हाल हम जानते हैं। देखिए, चाहे ये लाडली बहना योजना हो जहां पे हमने देखा कि 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर 4 दिन में मनी ट्रांसफर हुआ आचार संहिता लागू होने के बाद। चाहे आप देखिए अरुणोदय 3.0 योजना जो असम में चल रही है, अभी देखिए जनवरी फरवरी में वहां पे पेमेंट नहीं पहुंचा है, 1500 रुपए का जो राज्य सरकार देती है। अभी वहां चुनाव होने, अभी देखिएगा आप, चुनाव से ऐन पहले मनी जो है क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट में मैसेज आ जाएगा। तो ये जो वोटरों को प्रभावित करने की नीयत है सरकार की, ये सरकार की नीयत पे सवाल खड़े होते हैं। देखिए, वेलफेयर स्टेट है हमारा, और निश्चित रूप से अगर हम वर्कफोर्स को एम्पावर करने के लिए, वर्कफोर्स को डेवलप करने के लिए अगर कोई स्कीम लाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार ऐसी योजना लाए तो हम उसका स्वागत करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेगा। देखिए, आप जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कन्या विद्या धन बांटा जाता था 30,000 रुपए। कहां स्वागत करते हैं आप लोग? कहां? इतना 12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड हो रहा है, उससे नौकरियां हो रही हैं। किसने स्वागत किया? मैं पूछना चाहती हूं, किस राजनीतिक दल ने स्वागत किया इसका? मैंने किसी की एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं देखी। और रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, आज आपने हर शहर का, हर कस्बे का हाल देखा है? कहीं नालियां नहीं है, कहीं सड़कें नहीं हैं, म्यूनिसिपल लेवल पर, लोकल गवर्नमेंट लेवल पर। अगर हम ये रेवड़ियां बांटनी बंद करेंगे तो शायद ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, लोगों को रहने सहने के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा। इसके बारे में कोई सोचेगा? अगर नाविका जी सरकार सत्य बोलेगी तभी सब ठीक होगा। शिवम त्यागी जी ने बड़े बड़े आंकड़े दिए। पहले जब आंकड़े होते थे ना, 8 लेन जो बनती थी, 8 लेन की हाईवे 100 किलोमीटर मानी जाती थी। 1 अप्रैल 2019 से गडकरी जी ने उसको चेंज करके कह दिया वो 800 किलोमीटर मानी जाएगी। यानी अगर 10 सड़कें बनी, 1000 किलोमीटर पहले होता था वो 8000। उसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, जीडीपी बघार रहे थे, जीडीपी के आधार वर्ष में बदलाव किया, 2004-5 की जगह 2011-12 ले। और इसके बाद क्या किया इन्होंने? हमने नहीं, इन्हीं के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम 14 से 18 तक उन्होंने पेपर पब्लिश किया है
इंडियाज जीडीपी मिस एस्टिमेशन, लाइकलीहुड, मैकेनिज्म, मैग्नीट्यूड एंड इम्प्लीकेशन। उसमें उन्होंने बताया है कि हम लोग ने ओवरस्टेट किया 2.5%। एक्चुअली 2014 से 18 तक जब जीडीपी 4.4 थी, हमने 6.9 दिया। तो ये आंकड़ों का ढोल पीटने दीजिए मैडम। सत्यता वही है जो आपने बोली, बदहाली है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। 81 करोड़ लोग का ढोल पिछले 11 साल से पीट रहे हैं राशन में, और जीडीपी बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, सब बढ़ गया। लेकिन ये हर राज्य में हो रहा है सर। जहां आपकी सरकारें हैं वहां भी हो रहा है, जहां इनकी सरकारें हैं वहां भी हो रहा है। इनकी गलतियां आपको दिख जाती हैं, अपनी दिखती नहीं। दिक्कत तो इसी चश्मे की है ना, जो अपनी गलतियां नहीं दिखाता, सिर्फ दूसरों की। हमें सबकी दिख रही हैं और जनता पूछ रही है। अभय शर्मा पानीपत हरियाणा से पूछ रहे हैं, मोदी जी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी तो ऐसे मुफ्त स्कीम और चुनावी वादे करती है, तो क्या इसे रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है? बताइए शिवम जी। थैंक यू। देखिए, रत्नाकर जी ने कहा कि शिवम त्यागी ने बड़े बड़े आंकड़े दिए। भैया मेरे पास खटाखट देने के लिए पैसे तो है नहीं, मैं गांधी खानदान का चिराग तो हूं नहीं, मैं तो आंकड़े ही दे सकता हूं। नहीं प्लीज, मैं तो आंकड़े ही दे सकता हूं भाई। अब आंकड़े ही और ले लो आप, प्लीज आंकड़े चिल्लाइए मत। आपके भी सारे झूठे ही थे, फिर भी मैं बीच में नहीं बोला। मैंने कहा झूठा ही सही, बोलने तो दीजिए कम से कम। अब आगे रुकिए जरा प्लीज, चिल्लाइए नहीं। जहां तक बात डेट टू जीडीपी रेशियो का है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, हमें एज अ प्रोग्रेसिव नेशन आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और अगर सिर्फ कर्ज ही आपका एक पैमाना है, तो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का मामला हो, जहां पर उनकी टोटल जीडीपी 38 ट्रिलियन की है और उनके ऊपर 125% मतलब जो है कर्ज है, यानी कि अपनी जीडीपी से भी 25% ज्यादा। चाइना के ऊपर भी 96% कर्ज है। नरेंद्र मोदी के भारत के ऊपर सिर्फ 19% कर्ज है। आपके जमाने में 24% था। 1 दूसरा, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरा जीवन बीत गया नोएडा से लखनऊ जाते हुए एक ही सड़क पे। मतलब जब से उत्तर प्रदेश बना, एक सड़क बनाई, उस पे ही कह रहे हमने सड़क बनाई। अरे भैया, दिल्ली से मेरठ, मेरठ के बाद आगे ये जितने भी सारे एक्सप्रेसवेज हैं, गंगा एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बनकर चला हो गया, देहरादून एक्सप्रेसवे ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। इसके अलावा कितने एक्सप्रेसवेज हैं भाई? आपने देखा दर्शकों, सवाल यहाँ रेवड़ी का है। हम रेवड़ा पर चले गए, हम एक्सप्रेसवे पर चले गए, हम एक दूसरे को नीचे दिखाने पर चले गए। इसका सोल्यूशन कुछ निकलेगा? अगर कोर्ट ने तय कर दिया कि 25% विकास पर तय करना है, आपको खर्च करना है, तो कहेंगे जुडिशियल ओवररीच है, खुद कुछ करेंगे नहीं। सारे दल बस रेवड़ी और वोट के फेर में फंसे रहेंगे। वोट पाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? हमने ये सर्वे किया, 18,000 लोगों ने जवाब दिया। बंद होनी चाहिए फ्रीबीज नीति, 77% लोग कहते हैं। जरूरतमंद के लिए ही हो योजना, 21% लोग कहते हैं। 2% लोगों का कोई व्यू नहीं है। 77% लोग मानते हैं कि ये फ्री की रेवड़ियां बंद कीजिए भाई, ये टैक्स पेयर का पैसा है, आपके वोट खरीदने की मशीन नहीं है कि जब मन आया जैसे मन आया खर्चना शुरू कर दिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.